आज हम लोग देखेंगे नील्स बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा था, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में कितने टाइप्स का स्पेक्ट्रम पढ़ा गया था? 3 टाइप, दैट फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस, सेकेंड इज बैंड एंड थर्ड इज लाइन स्पेक्ट्रम। बट आपके एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ 2 स्पेक्ट्रम दिया है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड द लाइन स्पेक्ट्रम। कई के बुक्स में कॉन्टिन्यूअस और बैंड स्पेक्ट्रम को एक कहा गया है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें सारे जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं सभी हमें मिलते हैं, राइट, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, सारे की रेंज मिलती है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बट बैंड में क्या होता था? बैंड में हमारा सिर्फ विजिबल की एक पूरी बैंड मिल रही थी, दैट इज विब्ग्योर, राइट। उसको क्या बोलते हैं? बैंड। एक तरह से बैंड बन रहा था पूरा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे विब्ग्योर्स एक साथ मिल रहे थे रेंज में, उसको बोले थे हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या था? लाइन स्पेक्ट्रम में आपका कुछ गामा रे, फिर इसके बाद एक्स रे, यूवी या विजुअल की कोई एक रेस, मतलब एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम मिल रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। आज हम लोग देखेंगे नील्स बोर्स मॉडल ऑफ एटम। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को बोला था कि उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, कुछ मतलब कमियां हैं, बट वो आपका जो मॉडल है सही है, राइट। उसने पहले रदरफोर्ड में क्या बोला था? उन्होंने बोला था एटम कंटेन न्यूक्लियाई एंड इट possesses ऑल द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन इट, दैट इज मैसिव। मतलब जो भी न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इसको क्या होता है? वो बहुत ही मैसिव होता है, हैवी वेट होता है। जो उन्होंने ये प्रूफ किया था रदरफोर्ड, वो एकदम करेक्ट था, सभी एटम के पास न्यूक्लियस होता है। नील्स बोर ने का दूसरा पोस्टुलेट क्या था? इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिवॉल्व रैंडमली। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, कोई एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है जिसमें क्या हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, राइट। इसके अगर साथ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका इस इलेक्ट्रॉन जो बॉडी, इसका कुछ मास होगा, दैट इज m, राइट। ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो और इसकी जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो r, राइट। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है इन अ सर्कुलर पाथ, तो उसके पास क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है लाइक दिस, इस तरह, तो उसके पास क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, दैट इज, तो क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mv/r। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा मूव कर रहा है? एक पर्टिकुलर पाथ में, कि स्पेसिफिक पाथ मूव कर रही है। कैसे पता चला? क्योंकि आपने क्या बताया गया था? एटम जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है। लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है? स्पेसिफिक होती है। सपोज हमने एक हाइड्रोजन का बल्ब लिया, ठीक है, हाइड्रोजन लैंप लिया, यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन लैंप लिया, लिख देते हैं H2 लैंप। इसके सामने हमने एक प्रिज्म रख दिया, ठीक है। अब ये प्रिज्म, जैसे हमने लाइट ऑन किया इस बल्ब का, इसमें से रोशनी निकली इस प्रिज्म से। इस प्रिज्म में क्या होता है? ये यहाँ लाइट आ रही है, ये स्प्लिट हो गया, स्प्लिट इनटू IR, IR इंफ्रारेड और ब्लू लाइट कह सकते हैं, ब्लू लाइट, अल्ट्रावायलेट। इसमें क्या हुआ? ये तीनों में स्प्लिट हो गया। अब इसका एक रेंज देखेंगे, 8000 एंगस्ट्रॉम। ये आपका ब्लू है तो 5500 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कितनी होगी? 3000 एंगस्ट्रॉम। मतलब एक ये कैसा है?
ये आपका लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। जो हाइड्रोजन गैस के बारे में, हाइड्रोजन इज़ द एटम, राइट। एटम है, इसी बल्ब के अंदर, बल्ब कैसे चलता है, उसके अंदर कोई गैस भरा, ट्यूबलाइट कैसे जल रहा है, उसके अंदर कोई गैस भरी होती है, इसके अंदर भी गैस भरा हुआ, कौन सा, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। जब इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी पाते ही जल गया और इसमें से जो लाइट निकलने लगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलने लगी। इसके सामने हमने प्रिज्म को रखा तो उसमें से क्या देख रहे हैं, IR ब्लू। इसकी एक रेंज, इस एनर्जी, इस रेंज की, रेंज नहीं बोलेंगे, इस एनर्जी की हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिले। IR ब्लू ये कैसा है, ये है लाइन स्पेक्ट्रम। अगर हमारे लाइन मिलती है, जैसे ब्लू का, विबग्योर का ब्लू मिला, उसका UV मिला, इसका IR। अगर हमारे एक पूरे बैंड बनते, जैसे विबग्योर मिलता है तो उसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम या फिर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोल सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी की आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रही है, रेडिएशंस मिल रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम। तो क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक। अगर रेंज, अगर ये हमारा इस तरह मिलता, विबग्योर, लाइट इसमें से लाइट निकलती, इसमें से ये विबग्योर मिलता, एक बैंड बनाता, तो इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। बार बार हमने स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ किया है। स्पेसिफिक का मतलब हो गया है कोई पर्टिकुलर वेव की मिलेगी, एनर्जी का वेव मिलेगा। यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक मतलब एक पूरा रेंज, रेंज मतलब हो गया आपका कितना, 5000 से 7000 के बीच में जो भी आपका रेंज मिल रहा है उसको बोलेंगे हम लोग स्पेसिफिक, एक रेंज में। सॉरी, इसको बोलेंगे नॉन स्पेसिफिक। ये हो गया आपका नॉन स्पेसिफिक, जहाँ पे रेंज मान लीजिए 3000 से 700-800 तक मिल रहा है, एंगस्ट्रॉम तक, तो उसको बोलेंगे हम लोग कि एक स्पेसिफिक रेंज मिल रहा है। जब पर्टिकुलर किसी अलग अलग मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक। ये है नॉन स्पेसिफिक, जो पर्टिकुलर रेंज में आएगा उसको नॉन स्पेसिफिक बोलेंगे, और जो हमारे रेंज में नहीं होगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। मतलब ये एटम है, ठीक है, एटम से जो वेव्स निकाले वो स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। और उन्होंने रदरफोर्ड ने बोला था कि प्रोटॉन फिक्स है, एक हमारा न्यूक्लियस होता है, फिक्स होता है एटम में, उसमें प्रोटॉन फिक्स होता है, न्यूट्रॉन फिक्स होता है, ये सारे फिक्स होते हैं। मतलब ये स्पेसिफिक है, प्रोटॉन स्पेसिफिक है, न्यूट्रॉन स्पेसिफिक है, हमारा न्यूक्लियस स्पेसिफिक है, तो एटम भी स्पेसिफिक हुआ, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो स्पेसिफिक होगा, राइट। मतलब इलेक्ट्रॉन भी हमारा स्पेसिफिक होगा। तो इसीलिए बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन है डू नॉट रिवॉल्व रैंडमली, वो इधर उधर नहीं है, वो एक पर्टिकुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। और वो पाथ कैसा, सर्कुलर पाथ, दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। इसके पास m भी है, मास भी खुद का, वेलोसिटी भी है और रेडियस भी है। मतलब ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के किनारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहे हैं, कुछ इस तरह से एक पाथ में, इधर उधर नहीं कहेंगे, एक पाथ इसको लेंगे, ये ऐसे नहीं बनाएंगे। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पाथ, यहाँ दिखा देते हैं इसको, ये सेंटर में होता है, राइट। ये हो गया आपका सेकंड पोस्टुलेट। अब देखते हैं थर्ड पोस्टुलेट में। थर्ड पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव इन ए स्पेसिफिक पाथ या फिर ऑर्बिट सेल at specific radius with specific energy and specific velocity। मतलब हमारे पास ये है न्यूक्लियस, एक इस न्यूक्लियस के किनारे हमने एक सेल है, सपोज ये सर्कुलर सेल होगा, सर्कुलर सेल, ये सर्कुलर होगा, आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। एक और सेल होगा कुछ इस टाइप से, बीच में न्यूक्लियस है, इसके किनारे इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो न्यूक्लियस है, ये जो पाथ है उसको हम लोग क्या बोले हैं, या तो ऑर्बिट बोलेंगे या तो सेल बोलेंगे। जो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जो सर्कुलर, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में मूव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑर्बिट या सेल। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पहले क्या बोलते, L M N। यहाँ हम बोलेंगे जो फर्स्ट ऑर्बिट है N = 1,
n2 n2 3 n2 4, इस तरह से। तो पहले ऑर्बिट को क्या बोलेंगे 1 n2 1, सेकेंड ऑर्बिट को n2 जिसको हम लोग L बोलते थे, थर्ड को बोलेंगे n2 3 जिसको हम M बोलते थे, फोर्थ n जिसको हम लोग बोलते थे n बोलते थे उसको बोलेंगे n2 4। अब इसके और n2 पहले ऑर्बिट, जो पहला सेल है ये ऑर्बिट, उसके बीच में एक रेडियस लगा, एक फिक्स रेडियस में मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स रेडियस में होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे स्पेसिफिक पाथ विथ एट स्पेसिफिक रेडियस। सब सारे पाथ का नाम फिक्स है, राइट। तो स्पेसिफिक हो गया, एट स्पेसिफिक रेडियस, एक स्पेसिफिक रेडियस से मूव कर रहा है, विथ स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक वेलोसिटी। यानी कि पहला जो सेल है उसमें मान लीजिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, वो फिक्स होगी, वो सेम होगी। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 8 इलेक्ट्रॉन है, जो 8वें इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी कैसी होगी, वो फिक्स होगी, वो सेम होगी, तो उसको स्पेसिफिक बोलेंगे। तो ये सपोज E1 E2 E3 होगी, इसकी E4 होगी, यानी जो एनर्जी इसकी होगी उसमें सारे इलेक्ट्रॉन होगी, सबकी एनर्जी सेम होगी। सेम ऐसे इसमें भी E2 की जो एनर्जी होगी उसमें प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस सेल में सबकी एनर्जी सेम होगी। इसमें जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी सेम होगी। E4 में भी एनर्जी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी सेम होगी, यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी। और जो ये मूव करेगा वेलोसिटी, पहला इलेक्ट्रॉन ये जिस वेलोसिटी से आपका रिवॉल्व कर रहा है, सारे एनर्जी उसी सारे इलेक्ट्रॉन उसी वेलोसिटी से मूव करेंगे, मतलब सबकी वेलोसिटी कैसे स्पेसिफिक, यहाँ भी सेम, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव इन ए स्पेसिफिक पाथ ऑर्बिट सेल एट स्पेसिफिक रेडियस विथ स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक वेलोसिटी। ये हो गया हमारा थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट में देखते हैं कि कैसे है, क्या है फोर्थ पोस्टुलेट नील्स बोर का पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट में क्या था, एक्साइटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन absorb energy, it get excited fourth postulate is excitations of electron. When electron absorb energy, it get excited and reacted high energy level orbital। मतलब हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साइड जो रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये हमारा फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इस तरह सेल बने हुए हैं। इसमें क्या है, सारे सेल्स की अपनी फिक्स एनर्जी है। अच्छा, अगर आपके पास हाइड्रोजन लैम्प है तो उसमें से रोशनी क्यों निकल रही है, जैसे आपने तुरंत बटन ऑन किया तुरंत उसमें बल्ब जल जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लैम्प है, जो ट्यूबलाइट है, जो भी लाइट्स है उस पर क्या भरा होता है, उसमें गैस भरी होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। दिस इज ऑल्सो द एटम, राइट। तो एटम है, तो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या है, रिवॉल्व कर न्यूक्लियस के, जैसे हमने एक्सटर्नल एनर्जी इस पर लगाया, अप्लाई किया, ये क्या होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे और जंप कर जाएंगे अपने नेक्स्ट सेल में, राइट। इसी को बोलते हैं एक्साइटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज आप हैं, ठीक, आपको जैसे ही आपके पेरेंट्स ने पॉकेट मनी आपका बढ़ाया, दे दिया, आप क्या करोगे, तुरंत उसको लेकर के चले जाओगे मार्केट शॉपिंग के लिए। इसमें भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन है अपना रिवॉल्व हो रहा है पे, जिस पे वो रिवॉल्व होता है जिस सेल पे, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। मतलब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है क्या, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट अपने ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व करा था। जैसे ही हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, और क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रिसिटी गई, करंट पहुंचा, और ये एक्सटर्नल एनर्जी इसको मिला, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया उसको लेकर के, और क्या क्या जंप कर गया, ठीक। अब किस सेल में जंप करेगा वो तो डिपेंड करेगा एनर्जी पे। सपोज हमारे जो पहले सेल की एनर्जी है 10 किलो जूल है, ठीक, दूसरे सेल की 20 किलो जूल, ठीक।
इसी तरह से 40 किलो जूल। सपोज़ हमने इसको 30 जूल का एनर्जी दे दिया। अब ये 30 जूल इसके पास ऑलरेडी 10, मतलब फर्स्ट इवन में कितना था, इवन का 10 जूल था, किलो जूल। ठीक, इसको हमने और 30 दे दिया। ठीक, तो कितना हो जाएगा इसका 40 किलो जूल। 40 किलो जूल किसका है, इस सेल का है। तो किस में जंप करेगा, डायरेक्ट जंप टू द 40 सेल। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम E1 टू E4, राइट। अगर इसको हम 20 जूल कर देते तो किस में जंप करता, थर्ड सेल में। अगर ये इसके पास पहले जो पहला इलेक्ट्रॉन है, इसका E1 जो है हमारा क्या है 10 किलो जूल, इसको हमने और 10 किलो जूल दे दिया, कितना हो गया 20 किलो जूल। तो किस में जंप कर जाएगा, सेकेंड सेल में। यानी कि ये फिक्स है, हर सेल की एनर्जी फिक्स है। तो जितना उसको, अगर उससे ना उससे ज़्यादा दे सकते, मान लो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को 4 सेल में देना है, या मैं सपोज हमको सेकेंड सेल में इसको भेजना है, तो हमने 10 इसके पास अपना था, उसमें हमने और 10 डाल दिया, दे दिया उसको 10 किलो जूल की एनर्जी। तो उसको ले करके खुश होकर किससे चला जाएगा, इसमें। अगर इससे कम यानी 20 किलो जूल है, इससे कम इसको एनर्जी मिली है, तो ये इसमें नहीं जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें जाने के लिए उसको भाई 20 किलो जूल चाहिए, राइट। इसमें जाने के लिए 20 किलो जूल चाहिए। अगर इससे हमने एक्स्ट्रा दे दिया तो भाई ये इसमें ना जाकर के वो इसमें चला जाएगा, मतलब इसमें जब हमको भेजना होगा तो इसके अकॉर्डिंग में इसको एनर्जी देनी होगी। फिर अगर इससे अधिक हमने दे दिया, ये भी स्पेसिफिक है, एनर्जी स्पेसिफिक है। अगर हमने फिक्स एनर्जी दिया तो फिक्स सेल में ही जाएगा, अगर हमने उससे अधिक एनर्जी दे दिया तो उसके नेक्स्ट सेल में जंप कर जाएगा, यहाँ से उससे अधिक दे दिया तो इसमें जंप कर जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। पहले वो जिस भी सेल में वो मूव कर रहा था उसको बोलते हैं ग्राउंड सेल। सपोज हमारे पास ये है, कौन सा सेल है, ये हमारा N3, ठीक है, एम सेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितनी एनर्जी है, ये जस्ट इमेजिनरी वैल्यू, नॉट अ फिक्स वैल्यू, दिस इज अ इमेजिनरी वैल्यू। हमने आपको समझाने के लिए वैल्यू लिया हुआ है। यहाँ पे यह 30 किलो जूल है, इस इलेक्ट्रॉन को जंप कर रहा है, तो इसको हमने 10 दे दिया, तो किस में जंप कर जाएगा, ये नेक्स्ट वाले में, ये हमारा E4 में चला जाएगा, E3, क्लियर। E3 है, E3 से E4 में चला जाएगा। 10 किलो, क्योंकि 30 किलो जूल था, इस पर 10 मिला तो कितने के 40, उसको कितना चाहिए था 40 किलो जूल इसके लिए, तो क्या चाहिए इसमें से इसमें जंप कर जाएगा, राइट। इसी को बोलते हैं एक्साइटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें वो एक्साइट किया, जिसमें गया उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, और जिसमें वो पहले से था उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, राइट। चेंज एनर्जी डेल्टा E इक्वल टू जाएगा हमारा एक्साइटेड सेल से ग्राउंड सेल में, यानी कि E4 माइनस E1, ये हो गया एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट। E4 में कितना था 40, E1 में कितना था 10, दैट इज 30 किलो जूल। इट नीडेड अ 30 किलो जूल। तो 30 किलो जूल मिलते ही किस में गया था, वो हमारा 4th सेल में चला गया। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। डी एक्साइटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन द एक्साइटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज ऑल इट्स एक्स्ट्रा एनर्जी एंड कम बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट। जैसे मैंने बताया था कि आपको पॉकेट मनी मिल रही है, राइट, आपको एक एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिली, आपने क्या किया, खुश होकर एक्साइटेड हो गए चले गए मार्केट गए, वहाँ पे आपने क्या किया, शॉपिंग किया, जो एक्स्ट्रा पैसा आपको जो मिला था उससे आपने शॉपिंग किया, ठीक, करके चले आए, राइट। अब क्या हुआ, अभी आपके पास वो जो एक्स्ट्रा मनी था वो ख़त्म हो गया, जो अपने पास जो पॉकेट मनी है उसको आपने सेफली लेके चले आए घर। सेम इसमें भी यही होगा, जो इलेक्ट्रॉन था उसको हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया, जैसे हमने ये जो बल्ब था, बल्ब हमने जलाया तो उसमें करंट गया ना, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल के वो एक्साइटेड हो गया, जितनी एनर्जी मिली उसके हिसाब से वो सेल में जंप कर गया, क्लियर। अब क्या हुआ, जब इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई, मतलब यहाँ जब ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में, जब ये रिटर्न हो रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो जो उसके पास एनर्जी थी एक्स्ट्रा वो क्या करेगा, रिलीज़ करा रहा ना। जैसे सपोज
हमने फोर्थ में एक्साइटेड किया था इसको, ये गया था फोर्थ सेल में जंप किया था। अब यहाँ से वो रिटर्न हुआ E1 में, फर्स्ट सेल में। यहाँ पे तो डेल्टा इसका T4 माइनस E1 एक्साइटेड माइनस ग्राउंड स्टेट, क्लियर। अब एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी थी 40 एंड इसमें कितनी थी 10, इसकी 10 है। तो 40 से जब 10 में जाएगा तो क्या होगा, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा 30, क्लियर। तो 40 से 10 में जाते ही 30 किलो जूल इसने एनर्जी रिलीज किया। अब क्या होगा, सपोज ये कभी कभी जरूरी नहीं कि आपका इसमें ही चला गया, फर्स्ट से फोर्थ से फर्स्ट में जाए, ये सेकेंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, किसी भी जा सकता है, तो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी पे। अगर वो E4 से E3 में जा रहा है, यानी फोर्थ सेल से थर्ड सेल में जा रहा है, तो कैसे होगा, फोर्थ में कितना था 40 से 30 में गया तो कितनी एनर्जी रिलीज किया 40 से 30 में, यानी 40 माइनस 30, व्हाट विल गेट 10 किलो जूल उसने रिलीज किया। मतलब कि हम एनर्जी जितना रिलीज कर रहा है उससे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में मूव कर रहा है, किस सेल से किस सेल में जंप किया है, इस एनर्जी रिलीज से पता कर सकते हैं, एब्जॉर्ब इसके रिलीज से। तो इसमें भी ऐसे करेंगे। नेक्स्ट में अगर E4 से E2 में गया तो E4 कितना था 40, E2 कितना था 20, 40 माइनस 20 दैट मीन्स 20 किलो जूल, यानी 20 किलो जूल अगर वो रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो सेकेंड सेल में वापस आ गिरा। अगर उसने सीधे इतना 30 किलो जूल उसने, ये बस इमेजिनरी एनर्जी है, अगर 30 किलो जूल उसने रिलीज़ किया है एनर्जी, तो उसका मतलब वो किस में आके गिरा है, पहले वाले सेल में। 30 चला गया, उसके पास सिर्फ 10 था, अपना जो सेल का एनर्जी था वो ऑलरेडी उसके पास था 10 था, तो ये क्या हो गया, इसमें आके चला गया। अब कह देंगे कि फर्स्ट सेल में जंप गिरा है, जंप नहीं किया, जंप तो एक्साइटेड पे कर रहा है, फिर आके इसकी एनर्जी खत्म हो जा रही है, रिलीज करते हुए गिर जा रहा है सेल में। इसी तरह से अगर उसने 10 किलो जूल रिलीज़ किया, इसमें है आपका इलेक्ट्रॉन, इसमें जंप करवाया हमने। अब यहाँ से देखते हैं कितनी इलेक्ट्रॉन वो कितनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। अगर उसने 10 किलो जूल रिलीज़ किया, इसका मतलब वो अपने नेक्स्ट वाले में ही जंप किया हुआ है। अगर 20 किया है तो उसका मतलब इसमें जंप किया है, 10 किया है 30 किया है, इट मीन्स इस वाले में जंप किया है। इससे हम लोग बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर रहा है, किस में आपका गिर रहा है, जंप में गिरना बोलेंगे इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाना कहलाता है डी एक्साइटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी चीज़ को थोड़ा मैं से समझते हैं। जैसे हमारे एनर्जी लेवल हमने सेल्स को ड्रॉ कर रखा है 1 से लेकर 7 तक के सेल को, ठीक। पहले का एनर्जी, पहले सेल की एनर्जी कितनी है 10 किलो जूल, दूसरे की 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये सपोज, ये आपको बस समझने के लिए सपोज किया हुआ एनर्जी है। 10 किलो जूल से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, देन गेट इनटू द 70 किलो जूल। इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब किया 60 किलो जूल और पहुँच गया किस पे 70 किलो जूल में। अब इसने यहाँ से 20 किलो जूल रिलीज़ किया, यहाँ से 20 किलो जूल रिलीज़ किया तो किस में पहुँच गया 50 किलो जूल वाले में, ठीक है। 20 किलो जूल रिलीज़ किया, किस में पहुँचा 50 किलो जूल वाले में, तो किस में है 5th वाले में, राइट। ये जो एनर्जी निकाल रहा है, कोई एटम है जिसमें आपका बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, ये जो एनर्जी इसमें से आपका पहले इलेक्ट्रॉन था, एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड फिर डी एक्साइटेशन हुआ, तो डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जिसमें से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है किस फॉर्म में रिलीज़ होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज़ होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज़ होगी। और ये एनर्जी जिस भी हमारे वेव से, जिस भी रेडिएशन से मैच करेगा, वही बोलेंगे वही रेडिएशन उसमें से रिलीज़ हो रही है। जैसे हाइड्रोजन गैस का बता रहे थे एग्जाम्पल, उसमें क्या आ रहा था, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, सपोज़ यहाँ पे हमने रेडियो वेव से लेके गामा रे तक के सारे रेडिएशन से यहाँ पे वेव बना रखे हैं, बीच में विजिबल है। सपोज़ क्या हमने इसका गामा रे का 0 किलो जूल एनर्जी, इसका कितना है 100 किलो जूल एनर्जी, विजिबल क्या है 20 किलो जूल, तो इसमें 70 से 50 में आने में उसने कितना लॉस किया 20 किलो जूल, 20 किलो जूल लॉस किया है। तो ये जो एनर्जी निकली है कितनी की 20 किलो जूल की, ये किससे मैच कराएंगे इस वेव से, ये हमारा विजिबल से मैच हो रहा है, तो विजिबल से मैच होगा तो हमको वही लाइट दिखेगी जिससे, यानी कि हाइड्रोजन बल्ब से
हमें कैसी रोशनी दिखती है? विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट से हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी हाँ किसी भी चीज़ों को हम देख सकते हैं। जैसे मार्कर को देखना होगा तो उस पर विजिबल लाइट पड़ी तभी तो मार्कर दिख रहा है। तो मतलब इस बल्ब से कैसी रोशनी निकल रही है? विजिबल लाइट। और ये विजिबल का रेंज क्या हो गया? 20 किलो जूल। अगर इसमें हमारा कुछ मान लीजिए सपोज़ 10 किलो जूल निकलता, 10 किलो जूल यूवी का होता तो मैं इसमें से यूवी लाइट निकलती दिखती। इसी तरह से जो भी रोशनी निकलती, जो भी लाइट निकलती है, वो आपके इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी जो रिलीज़ कर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी पोस्टुलेट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।